हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश कुमार। आज हम 21 मई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। 21 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। वन बाय वन हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड हो गए, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज से रिलेटेड हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए। ये सब हमारे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स है करंट अफेयर के। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज 21 में पहला सवाल है इकोनॉमी से रिलेटेड। भारत में व्यापार सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र ने किस नियम में बदलाव किए हैं? तो हाल ही में भारत ने व्यापार सुविधा को बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात नियम IGCR 2017 को बदलाव करके इसमें संशोधित किया गया है। यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क संशोधन नियम 2021 के माध्यम से यह बदलाव प्रस्तुत किए गए हैं। IGCR 2017 ऐसे तरीकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिसमें कोई भी आयातक माल के घरेलू उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सामानों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क का लाभ उठा सकता है। निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी भी बजट के भाषण में दी थी। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसकी जानकारी बजट स्पीच में दी थी। आयातित माल को अब जॉब वर्क के लिए भी बाहर भेजे जाएंगे। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल है हेल्थ एंड नेशन से रिलेटेड। कौन सी राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? ब्लैक फंगस को माइकोमिकोसिस भी कहते हैं। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को एक महामारी घोषित की है। यह कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह बीमारी तेज़ी से फैल रही है। अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है राज्य में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे राजस्थान की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किया है। राजस्थान का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्या? चिरंजीवी। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 की सपाटित धारा 4 के तहत माइकोमिकोसिस को संपूर्ण राज्य में महामारी अधिसूचित किया गया है। यह एक गंभीर फंगल संक्रमण है जो मोल्डों के समूह के कारण होते हैं, जो वातावरण में पाए जाते हैं। इम्यूनिटी के कमी के कारण यह बीमारी होती है। हरियाणा ने भी इसे महामारी घोषित किया था कुछ दिन पहले। ब्लैक फंगस बेसिकली जो भी कोविड रिकवर्ड पेशेंट है या फिर जो भी शुगर के मरीज हैं और वो कोविड रिकवर्ड है तो उनमें ज़्यादा हो रही, क्योंकि इम्यूनिटी के वीकनेस के कारण जो भी मॉल्ड्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उससे ही बॉडी को अफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल है ओबिचुरी से रिलेटेड। राजेंद्र सिंह जडेजा कौन थे? तो राजेंद्र सिंह जडेजा सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और BCCI के रेफरी थे। इनका निधन 66 साल की उम्र में हो गया। इनका भी मृत्यु कोविड की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ और नेशन से रिलेटेड है। किसने 100 बेड का गुरुग्राम में अस्पताल बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प द्वारा यह बात तय किया गया है कि हीरो मोटोकॉर्प डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर 100 बेड के कोविड केयर सेंटर्स का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत कौन करेगा? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत जो भी घर में आइसोलेटेड मरीज हैं उन सभी के लिए यह शुरुआत की गई है। यह एक जीवन रक्षक गैस है और हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी उन मृत परिवारों को जिन्होंने अपने सदस्य को खो दिया कोरोना की वजह से, उनको 50,000 का मुआवजा देने की बात कही थी और 5,000 प्रति महीने ऑटो ड्राइवर और माइग्रेंट वर्कर्स को भी दिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार 72 लाख लोगों को मुफ्त में खाना भी बांट रही है, राशन बांट रही है। तो यही एफर्ट्स दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल और LG कौन है? अनिल बैजल।
आगे बढ़ते हैं। छठवां न्यूज़ है अपॉइंटमेंट एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड। मेघना हरेंद्रन कौन है? तो ये एक वेलनेस अफसर है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी महिंद्रा ने यह बताया है। तो मेघना हरेंद्रन कौन है? एक वेलनेस ऑफिसर है सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी महिंद्रा में। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेल्थ एंड नेशन से रिलेटेड। भारत में कौन फील्ड अस्पताल लगवाने में मदद करेगा? तो हाल ही में एरोस्पेस कंपनी बोइंग, एक अमेरिकन कंपनी है, जिसने यह बताया है कि वो फील्ड हॉस्पिटल सेट करेगा भारत में। किसके साथ मिलकर? जो भी भारत में एनजीओज़ वगैरह हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ मिलकर ये फील्ड हॉस्पिटल्स लगवाएगा। तो अभी क्या है, भारत में हॉस्पिटल्स जो हेल्थ सिस्टम है भारत का, वो बहुत ही सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच चुका है, जहाँ पे कि पूरी जो व्यवस्थाएं हैं हेल्थ से रिलेटेड वो बहुत ही भर चुका है, जिसकी वजह से मरीज वगैरह को हॉस्पिटल्स में बेड वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे से उन लोग की सहूलियत से इलाज वगैरह नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए बोइंग कंपनी आगे आया है और भारत में ये फील्ड अस्पताल सेटअप करेगा, जिससे कि कोरोना से लड़ने में हमें शक्ति मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड। वाइटली अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में भी वाई नुक्लू फॉर्म को वाइटली अवार्ड दिया गया है। यह एक कंजर्वेशनिस्ट थी, मतलब संरक्षणवादी थी। इन्होंने सामूहिक जंगलों की शुरुआत की थी, कम्युनिटी फॉरेस्ट, जो कि अमूर फाल्कन पक्षी को बचाता था, जो कि अमूर फाल्कन पक्षियों के देख रेख के लिए बहुत ही ज़रूरी था। वाइटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इसमें इनाम 40,000 यूरो दिए जाते हैं। यह पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं और यह यूके बेस्ड वाइटली फंड फॉर नेचर द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो भी वाइटली अवार्ड किसे मिला है? वाई नुक्लू फॉर्म को, और इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओबिचुरी से रिलेटेड। राजनारायणन कौन थे? राजनारायणन एक प्रख्यात लेखक और लोक गीतकार थे। इनका भी निधन 98 ईयर्स की उम्र में हो गया। इनको KIRA कीरा नाम से बुलाया जाता था, कीरा नाम से ये जाने जाते थे। करियल साहित्य का अगुआ इनको माना जाता था। एक पायनियर थे करिकल साहित्य के, करिकल लिटरेचर के। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था सन 1991 में, और 30 से भी अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। तो इतना जानेंगे राजनारायणन जी के बारे में, एक लेखक और लोकगीतकार थे। अगले क्वेश्चन में चलते इकोनॉमी से रिलेटेड है। किसने यह कहा है कि DAP फर्टिलाइज़र के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे? तो हाल ही में भी केंद्र सरकार ने इसका अनाउंसमेंट किया कि DAP फर्टिलाइजर्स के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इसके दाम बढ़ चुके हैं। भारत सरकार पहले सब्सिडी 500 रुपये पर बैग देती थी, अब 1200 रुपये पर बैग देगी। DAP का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। विश्व में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला ये उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे सॉइल्स वगैरह होते हैं उसको और भी कह सकते हैं कि हेल्दी बनाता है, जिसकी वजह से हम अपने उपज पे ध्यान दे पाते हैं और हमारा उपज अधिक से अधिक हो पाता है। तो अभी ये विश्व भर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला DAP फर्टिलाइज़र है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इसका इंटरनेशनल बाज़ार में प्राइस बढ़ गया है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि वो सब्सिडी को भी बढ़ा रही है, लेकिन इसका प्राइस किसानों के लिए वही रहेगा जो पहले थे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। आगे बढ़ते हैं। 11वां इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन से भौगोलिक संकेतक प्रोडक्ट को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया? अब भौगोलिक संकेतक मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट, ठीक है, GI टैग जिसे मिल जाता है, ठीक है। तो क्या है नाम? गोलवाट सपोता, एक चीकू है, एक फल है, जिसको कि यूनाइटेड किंगडम भेजा जा रहा है। किस लिए? ताकि एक्सपोर्ट को, जो भी GI प्रोडक्ट्स हैं उसके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल पाए, निर्यात को बढ़ावा मिले, इसलिए भेजा गया। यह एक भौगोलिक संकेतक वस्तु है। तो गोलवाट सपोता चीकू, ये जो क्या है, GI प्रोडक्ट है, ठीक है, भौगोलिक संकेतक सामान है। यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह पलघार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसकी व्यवस्था किसके द्वारा की गई? इसकी व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य चीकू संघ द्वारा किया गया था,
और ये अपने मीठेपन के लिए जाना जाता है। तो इतना जानेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट के बारे में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कि कोई किसी क्षेत्र से, किसी जगह से वहाँ वहीं पे प्रचलित है, वहाँ का फेमस फल है, उसकी अलग एक पहचान होती है, तो इसलिए उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। ठीक है, कह सकते हैं एक तरीके का नाम दे दिया जाता है, पेटेंट दे दिया जाता है कि जिसका परिचय उसी जगह से हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है? हाल ही में विश्व विरासत स्थल की सूची में कितने भारत के स्थल यूनेस्को द्वारा नामित किए गए? तो हाल ही में विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को द्वारा 6 नाम किए गए हैं। ठीक है, 6 जगह अभी टेंटेटिव लिस्ट में भेजे जा चुके हैं। इसकी सूची आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दी गई यूनेस्को को। पहला कौन सा है? मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा कौन सा है? हायर बंगाल मेगालिथिक साइट, कर्नाटका में है। तीसरा है बेड़ा घाट, लेम घाट, मध्य प्रदेश में। चौथा है टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम। पांचवा है सतपुरा टाइगर रिजर्व। और छठवा क्या है? गंगा घाट्स वाराणसी के। तो ये 6 ऐसे जगह हैं जो कि यूनेस्को को भेजे जा चुके हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, और यूनेस्को ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। लिस्ट, फाइनल लिस्ट जारी होना अभी बाकी है। 13वां देख लेते हैं और यूनेस्को के बारे में कुछ जानते हैं। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 में गठित हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्री अजौले। इतना जानेंगे यूनेस्को के बारे में। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया गया 20 मई को 2021। का थीम क्या था? बी इंगेज्ड, बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है, ये यूएन द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। पॉलिनेटर के लिए ये दिन है जो कि पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? परागण, एक पौधे से दूसरे पौधे में ले जाके फलों को एक ऐसा बीज देना। ठीक है, जैसे मेल पॉलिनेशन, मेल फ्लावर से लेके फीमेल फ्लावर में जाके उसको कंट्रीब्यूट करना, जिसके वजह से खाने वगैरह बनते हैं। तो ये एक पायनियर थे बी कीपिंग की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एंटोन जंसा, जिनका जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। उसके लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को किस लिए मनाया जाता है? तो जितने भी पॉलिनेटर्स हैं, मधुमक्खी हैं और भी अधिक अदर पॉलिनेटर्स हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्ट करें, क्योंकि विश्व के जो 33% जो खाना उपज होता है वो इन बीज पर, इन पॉलिनेटर्स पे डिपेंड है। मतलब 33% ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन डिपेंड ऑन बीज। और यह मदद करेगा हमें जो भी प्रॉब्लम है ग्लोबल फूड सप्लाई में या फिर भूखमरी को मिटाने में, तो ये भी उसमें मदद करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस हम मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। कह सकते हैं कि जो मेज़रमेंट वगैरह होता है उसके साइंस ऑफ मेजरमेंट को हम लोग इसमें देखते हैं, मापने का विज्ञान है। और किस लिए मनाया जाता है? तो जो भी मेट्रोलॉजी के इम्पोर्टेंस हैं, जो भी अहमियत है हमारे सोसाइटी में, उसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार का? मेज़रमेंट फॉर ग्लोबल हेल्थ। मेज़रमेंट फॉर ग्लोबल हेल्थ ये थीम था 2021 का। किस लिए मनाया जाता है? एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ मेट्रिक कन्वेंशन। जो भी एक मेट्रिक कन्वेंशन हुए थे उसके याद में हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिवस को किन किन द्वारा मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी द्वारा और ब्यूरो इंटेलिजेंस मेजरमेंट द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का, तो पेरिस में। और कब बना था यह? 1955 में। इतना जानेंगे इस दिवस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट्स एंड रिव्यू से रिलेटेड क्या दिया हुआ है? किसने 100 ईयर्स ऑफ स्नो लियोपार्ड रिसर्च रिपोर्ट जारी की है? तो भी हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। यह रिपोर्ट किसके बारे में बताता है? तो स्नो लियोपार्ड के बारे में बताता है। ठीक है, तो अभी इसको IUCN की कैटेगरी में रखा गया, वल्नरेबल ग्रुप में। किस में रखा गया? वल्नरेबल ग्रुप में रखा गया है, जो कि शेड्यूल 1 1972 के अंतर्गत आता है। अब शेड्यूल 1 1972 है क्या? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके अंतर्गत जो भी जंगली जानवर होते हैं या फिर जो भी पशु पक्षियाँ होती है, उसकी संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया गया, ताकि कोई इलीगल ट्रैफिकिंग भी न कर पाए। तो अभी वल्नरेबल कई सारे कैटेगरीज होते हैं, एक्सटेंट, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड।
तो इसमें किस कैटेगरी में रखा गया है स्नो लियोपर्ड को? वल्नरेबल में रखा गया है IUCN की लिस्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हायांग 2D सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो हाल ही में चाइना द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, हायांग 2D। यह एक ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है और यह एक ऑल वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट भी है। डिजास्टर के समय में इसकी मदद ली जा सकती है, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, चाहे वो साइक्लोन्स हो गए, चाहे वो टाइफून्स हो गए, तो इसमें भी इस सैटेलाइट की मदद ली जा सकती है। किस रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा इसकी लॉन्चिंग हुई है। जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसकी लॉन्च हुई है। कौन से सैटेलाइट लॉन्च सेंटर? जियोक्वान, JAIUQUAN। और HY2D, HY2B और HY2C ये तीनों सैटेलाइट है। अभी तो हायांग 2D है, इसके पहले HY2B और 2C पहले ही लॉन्च किए जा चुके थे। अब ये तीनों सैटेलाइट मिलकर ऑल वेदर गार्डिंग करेंगे समुद्र में, ओशन में। HY2D चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है और इसका रॉकेट शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब की गई थी? 1993 22 अप्रैल को। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंट में कौन है? तो झांग केजियान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदियान डिस्ट्रिक्ट, बीजिंग, चाइना में। इतना जानेंगे CNSA के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड। किसने सॉफ्ट बैंक होल्डिंग को अक्वायर किया है? तो हाल ही में भी अडानी ग्रीन एनर्जी ने सॉफ्ट बैंक होल्डिंग को अक्वायर किया है। यह डील $3.5 बिलियन की थी। 80% की साझेदारी या फिर कह सकते हैं 80% का मालिकाना हक अडानी ग्रीन एनर्जी ने परचेज कर लिया है सॉफ्ट बैंक होल्डिंग का, और 20% जो बचा है उसको भारती ग्लोबल लिमिटेड के पास रखा है अभी। इससे अडानी ग्रुप को 25 गीगावाट का प्लांट लगाने में आसानी होगी। अडानी ग्रुप का टारगेट था 25 गीगावाट का प्लांट लगाने में रिन्यूएबल एनर्जी को, तो जो उनके प्रोजेक्ट थे रिन्यूएबल एनर्जी को 25 गीगावाट प्लांट लगाने के, वो 4 साल पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो अडानी के फाउंडर कौन है ये जान लेते हैं। अडानी के फाउंडर है गौतम अडानी, और कब फाउंड हुआ था? 20 जुलाई 1988 में। हेडक्वार्टर क्या है? अहमदाबाद। तो इतना जानेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। अगला क्वेश्चन चलते हैं वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड। कौन सा देश इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी में एशिया पैसिफिक रीजन का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट रहा है? तो हाल ही में भी इंडिया इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट में एशिया पैसिफिक रीजन में दूसरे पावदान पर रहा है। टोटल मार्केट इस बिज़नेस का कितना है इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी का? तो $3.66 बिलियन का है, जिसमें से 35% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। यह बात किसने बताया? तो यह बात S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डाटा द्वारा बताई गई है। चाइना और इंडिया मिल के 78%, 78% इस बिज़नेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो भी $3.66 बिलियन का जो मार्केट होता है उसमें से 78% किन देशों द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है? चाइना और इंडिया द्वारा। एशिया पैसिफिक अब क्या है? तो एशिया पैसिफिक के बारे में भी कुछ जानते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ओशनिया, ये क्या है? छोटे छोटे रीजनल्स कोऑपरेशन कह सकते हैं। तो ये सब देश मिलके एशिया पैसिफिक बनाते हैं। टोटल एशिया पैसिफिक में कितने कंट्री आते हैं? तो 13 कंट्री आते हैं एशिया पैसिफिक में। अगर रशिया, 2 पोल है, मतलब कि एक USA देख सकते हैं और एक सोवियत यूनियन जो पहले के थे रशिया। तो इन 2 पोल में रशिया इसको एशिया पैसिफिक कहता है, लेकिन USA द्वारा ये इंडो पैसिफिक कहा जाने लगा है। तो ये सब ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसको अभी इतना नहीं देखना है, बस इतना जानना है कि एशिया पैसिफिक में 13 कंट्रियाँ आती हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन से क्रिकेट कप को रद्द कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए? तो हाल ही में एशिया कप 2021 T20 टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया। जुलाई में यह क्रिकेट कप होना था, लेकिन कोविड के वजह से इसे रद्द कर दिया गया है और अभी फर्दर अनाउंसमेंट के लिए टाल दिया गया है। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनकी भी एग्जामिनेशन में मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।